मैं हूँ जितेंद्र। यह मैक्सिमम सिक्योरिटी वाली जेल थी। 2 कैदियों को रखा गया था खास मैक्सिमम सिक्योरिटी विंग में। पूरे 50 साल अंदर रहने वाले थे। बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता था भाग जाना, मगर पता था यहाँ से भागना असंभव है। यह संभव बन सकता है अगर अंदर वाला साथ हो। इसके बाद एक ऐसा अनोखा तरीका अपनाया गया जो शायद ही किसी ने सोचा होगा। यह था अलेगेनी काउंटी डिटेंशन सेंटर जेल। उनकी मदद कर रही थी लेडी सेंड्रा के बीमन। Sandra K. Beeman, commonly referred to as K. Sandra K. Beeman, the correctional officer at the Allegheny County Detention Center, one of the fugitives. Edgar Eugene Kearns. Enter Edgar Kearns, 35-year-old James Bond, already looking down the barrel of a 50-year sentence. स्टोरी की शुरुआत हुई साल 1990 से। यह है देश अमेरिका। अमेरिका के उत्तर पूर्व में है मैरीलैंड राज्य। यहीं कम आबादी वाले इलाके में खड़ा है एलेगेनी काउंटी डिटेंशन सेंटर। बाहर से देखने पर यह किसी भी अन्य काउंटी जैसा ही लगता है। कंक्रीट की दीवारें, लिमिटेड खिड़कियां, लोहे के दरवाजे और भीतर एक सख्त अनुशासन। लेकिन इस जेल के भीतर सिर्फ कैदी ही नहीं रहते, बल्कि वे लोग भी रहते हैं जिनकी पहचान, जिंदगी और सामाजिक दुनिया इसी जगह से जुड़ जाती है। जेल के हर ऑफिसर्स को यह बात शुरू से बताई जाती है कि किसी भी कैदी के साथ पर्सनल रिलेशनशिप बनाना न केवल रूल्स के खिलाफ है, बल्कि एक सीरियस क्राइम है। इमोशनल अटैचमेंट, पर्सनल कन्वर्सेशन, सब कुछ वर्जित है। सैंड्रा बीमन, जिन्हें ज्यादातर लोग के कहकर बुलाते थे, इस जेल में 10 साल से भी ज्यादा समय में मेट्रन और करेक्शनल ऑफिसर्स के रूप में काम कर रही थी। जीवन में उन्होंने हमेशा वही किया जो उस समय उन्हें सही लगता, लेकिन अक्सर वह जगह गलत साबित हुई। करेक्शनल ऑफिसर्स बनने से पहले वह ब्यूटिशियन के रूप में काम शुरू की, मगर उसकी शादी जो एक लोकल ट्रक ड्राइवर से हुई उस दुनिया को पीछे छोड़ गई। शादी के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी, लेकिन घर का माहौल धीरे धीरे टॉक्सिक होता चला गया। बच्चों के खड़े होने के ठीक पहले उसका डिवोर्स हो गया। तलाक के बाद वह खुद को ऐसे जीवन में पाती है जहाँ स्टेबिलिटी तो है, लेकिन इमोशनल खालीपन भी उतना ही गहरा। जेल की नौकरी उसके लिए सिर्फ रोजगार नहीं रह गई थी, बल्कि वही उसकी पहचान बन गई। वही जगह जहां उन्हें लोगों से बातचीत मिलती थी, जहां वे किसी के लिए जरूरी फील करती थी। इसी जेल में मैक्सिमम सिक्योरिटी विंग में सजा का इंतजार कर रहा था एडगर केर्न्स। उसका क्राइम हिस्ट्री राज्य की सीमाओं से बाहर तक फैला था और कई वर्षों से चला आ रहा था। उस पर अपनी गर्लफ्रेंड और उसकी बेटी की हत्या की कोशिश और किडनैपिंग का आरोप लगा था। वह इन एलिगेशन से खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने अपना स्टेटमेंट नहीं बदला। इन आरोपों के कुछ ही समय बाद मैरीलैंड में उसे बड़े पैमानों पर नकली चेक बनाने और चोरी के मामले में दोषी ठहराया गया। इन अपराधों के लिए उसे 6 साल की सजा मिली। एलेगेनी काउंटी डिटेंशन सेंटर के मैक्सिमम सिक्योरिटी विंग में वह इसी इंतजार के दौरान उसकी नजर सैंड्रा बीमन पर पड़ी। जेल के रूल्स क्लियर थे। किसी भी अधिकारी का किसी कैदी से अननेसेसरी बातचीत, मेलजोल या शारीरिक संपर्क पूरी तरह बैन था, मगर नियमों तथा वास्तविकता के बीच अक्सर कुछ दूरी होती है। जब सैंड्रा अपने राउंड के दौरान एडगर के सेल के पास गुजरी तो उसने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? इसी सवाल से बातचीत शुरू हुई। जेल के करेक्शनल ऑफिसर्स को इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि छोटी सी छोटी बातचीत भी खतरनाक हो सकती है। एक कैदी को अगर ये मौका मिले तो वह किसी अधिकारी से 2 मिनट बात कर सके तो वही 2 मिनट आगे चलकर बड़े साजिश में बदल सकती है। उसने यही किया। वह धीरे धीरे फ्लर्ट करने लगा। बातें छोटी होती थी, जल्दी होती थी, क्योंकि अगर कोई ऑफिसर्स किसी एक जगह ज्यादा समय बिताता तो दूसरे अधिकारी आकर ये देखने लगते कि सब कुछ ठीक है या नहीं। दोनों के बीच मुलाकातें हमेशा जल्दी होती। एडगर बात करता, सुनता और समझता कि सामने खड़ी महिला किस चीज की कमी महसूस कर रही है। उसका कैदी से मिलना इसलिए भी मुश्किल था क्योंकि उन्हें एक होशियार और मिलिटेंट यूथ करेक्शनल ऑफिसर्स मिचेल के साथ काम करना पड़ता था। मिचेल अलर्ट रहती थी, चाहे आम नागरिक हो या ऑफिसर्स। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, कोई भी कैदी आपको बेवकूफ बना सकता है। मैक्सिमम सिक्योरिटी विंग में उसके अलावा एक और कैदी था, 35 वर्षीय जेम्स बर्न्स। उसके वहां होने की वजह बहुत गंभीर थी। जेम्स पहले से ही वेस्ट वर्जीनिया में रेप, किडनैपिंग और डकैती के मामले में 50 साल की सजा काट रहा था। फरवरी 1990 में उसे इस जेल में इसलिए लाया गया ताकि वह अलग अलग मामलों में लॉ सूट्स का इंतजार कर सके। ऑप्शन लिमिटेड थे, बातचीत के लिए लोग कम थे और दोनों में एक समान प्रवृत्ति थी, दूसरों का फायदा उठाने की क्षमता। जल्द ही वे एक दूसरों से घुल मिल गए।
जेम्स के लिए स्थिति साफ थी। वह पहले ही 50 साल की सजा का सामना कर रहा था। अगर इस जेल में उसे नए सूट्स में उसे दोषी ठहराया गया तो और सजा जुड़ सकती थी। ऐसे में उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। भागने का प्लान बनाना उसके लिए जोखिम नहीं बल्कि एकमात्र रास्ता था। जबकि दूसरे की सिचुएशन अलग थी। उसकी सजा सिर्फ 6 साल की है। उसे एडगर को ये यकीन दिलाना था कि भागने का जोखिम उठाना ही सही है। उसने धीरे धीरे बातों में ये बैठाया कि जेल की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। वह इंसान जो ताले और चाबियों के बीच खड़ा होता है। प्लान धीरे धीरे सेफ लेने लगी। वे जानते थे कि जेल के अंदर कैमरे नहीं हैं। अपर पार्ट्स और कुछ जगहों पर चेकिंग होती थी, लेकिन हर कोना कैमरों की नजर में नहीं था। यह एक बड़ा लूप होल था। नाइट शिफ्ट सबसे महत्वपूर्ण थी। थकान, कम स्टाफ और भरोसे पर टिका सिस्टम। सेंड्रा जानती थी कि कब कौन सा ऑफिस कहाँ होता है, कौन सा दरवाजा किस चाबी से खुलता है और किस समय कौन सी जगह लगभग खाली रहती है। प्लान सिर्फ भगाने की नहीं थी बल्कि यह दिखाने की थी कि वह खुद इसमें शामिल नहीं है। दोनों कैदी जानते थे कि उन्हें एक ऐसा नाटक रचना होगा जिससे लगे कि सेंड्रा एक बंधक है। यह झूठा नाटक ही उनकी शील्ड बनने वाली थी। समय, दरवाजे, चाबियां और इंसानी डर सब कुछ गिना जा रहा था। हर छोटी सी बात पर डिस्कशन होती थी, जल्दी जल्दी टूटे फूटे वाक्यों में, ताकि किसी को शक न हो। फाइनली वक्त आ चुका था 28 अगस्त। आज की सुबह डिटेंशन सेंटर के लिए बिल्कुल सामान्य थी। दिन बीतता गया, शाम आई। शाम की शिफ्ट की तैयारी शुरू हुई। इस जेल में रात की शिफ्ट सबसे सेंसिटिव मानी जाती थी। कम स्टाफ, लंबी कॉरिडोर्स में गूंजती खामोशी और थकान से भरे चेहरे। उस रात ड्यूटी पर थी सेंड्रा और मिचेल। रात गहराने के साथ जेल का माहौल और शांत होता गया। मैक्सिमम सिक्योरिटी विंग में दोनों कैदी अपने अपने सेल में थे, लेकिन उनका दिमाग बिल्कुल शांत नहीं था। सेंड्रा ने अपने साथी से कही कि वह अपने राउंड जल्दी निपटाएगी और फिर वापस आकर खाना ले लेगी। यह बात किसी को अनयूजुअल नहीं लगी। वो वर्षों से यही करती आ रही थी। कुछ देर बाद एक अदर ऑफिसर कुछ मिनट के लिए अपनी पोस्ट से चला गया। उस पल जेल में ड्यूटी पर केवल 2 गार्ड बचे थे और कंट्रोल रूम में जेल ट्रस्टी मौजूद था। सेंड्रा दोनों की सेल के पास पहुंची। उसके हाथों में चाबियों का गुच्छा था। पहला ताला खोला, एडगर बाहर आया। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। इसके बाद जेम्स की सेल खुली। दोनों आदमी अब सेल के बाहर थे, वह जगह जहां उन्हें नहीं होना चाहिए था। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। तीनों तेजी से लेकिन सावधानी से आगे बढ़े। प्लान का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था ये दिखाना कि वह इस भागने में शामिल नहीं है। अगर ये कहानी बनी रहती है कि वह बंधक है तो लॉ इन्फोर्समेंट की फीडबैक अलग होगी। यही उनकी सेफ्टी कवर थी। जैसे कंट्रोल रूम में पहुंचे, नाटक शुरू हुआ। एडगर और जेम्स ने अचानक सेंड्रा को पकड़ लिया। हथियार की नोक पर लेने का नाटक किया। यह सब इतनी तेजी से किया गया कि अगर कोई देख भी लेता तो उन्हें यही लगता कि सेंड्रा मजबूर है। रात करीब 2:30 बजे वे कंट्रोल रूम के पास पहुंचे। डोनाल्ड मैथ्यू अंदर था। अचानक हालात बदल गए। दोनों कैदियों ने उसे धमकाया। आदेश दिया गया कि मेन सेल ब्लॉक का दरवाजा खोला जाए। डर साफ दिखाई दे रहा था। मेन स्टाफ को घुटनों के बल बैठने के लिए कहा गया। कोई रजिस्ट नहीं हुआ। सबको यही लग रहा है कि एक महिला अधिकारी की जान खतरे में है। उन्होंने डर दिखाया, हिचकिचाहट दिखाई, जैसा कि वह पूरी तरह सिचुएशन की शिकार हो। इसके बाद वे दूसरे दरवाजे की ओर बढ़े। कुल 5 और बंद दरवाजे थे जिन्हें पार करना था। जैसे मौका मिला उनका ध्यान भटका। एक मौके पर अचानक मिशेल ने दौड़ लगाई। वह तेजी से सामने के मेंटेनेंस रूम में घुसी और अंदर से कुंडी लगा दी। यह उसके लिए खुद को बचाने का आखिरी मौका था। अब दोनों कैदी के पास समय नहीं था। जो कहानी उन्होंने बनाई थी वह अधूरी रह गई, लेकिन पीछे हटना संभव नहीं। वे आखिरी दरवाजे से गुजरे। सेल का पार्किंग लॉट सामने था। किस्मत ने उनका साथ दिया। उन्हें एक बाहर खड़ी कार मिली। बिना वक्त गंवाए उसमें बैठ गए। हेडलाइट्स जली और जल्द ही एलेगेनी काउंटी डिटेंशन सेंटर को पीछे छोड़ आगे बढ़ गए। कुछ ही मिनटों में अलार्म बजा। अंदर अफरा दफरी मच गई। शुरुआती जानकारी के बेस पर यही माना गया कि वह बंधक थी। यही मानकर कार्रवाई शुरू हुई। किसी अन्य एजेंसी से कांटेक्ट करने से पहले ही डिप्टी शेरिफ जेल पहुंच चुके थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि एक करेक्शनल ऑफिसर और कैदी के बीच कोई रिश्ता चल रहा था। यह कल्पना के परे था। पूरे काउंटी में रोड ब्लॉक लगाए गए। स्टेट पुलिस को शामिल किया गया। ऊपर से निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर भेजा गया। यह मान लिया गया था कि 2 खतरनाक कैदी एक महिला अधिकारी को बंधक बनाकर भाग रहे हैं। इन्वेस्टिगेटर्स के लिए सबसे बड़ा दुश्मन था समय। हर मिनट महत्वपूर्ण था। डर था कि लेडी ऑफिसर्स की जान खतरे
में हो सकती है। जेल की सेल्स की तलाशी ली गई, सेल से सबूत इकट्ठे किए गए। एडगर की सेल से $1 का नोट मिला जिस पर लव लेटर जैसी बातें लिखी थी, छोटे छोटे वाक्य में। ये खोज चौंकाने वाली थी। क्या यह वाकई किडनैपिंग थी? 3 दिन बाद एक फोन कॉल आया जिसमें पूरी कहानी पलट दी। यह कॉल तब आई जब खोज टीम सेंड्रा की बेटी से बातचीत शुरू की। सेंड्रा ने अपनी बेटी से बात की थी। उसने साफ कहा है कि वह अपनी मर्जी से गई है। वह कैदी एडगर को पसंद करती है। उसका काफी समय से रिलेशन था। अब साफ हो गया था कि यह कोई किडनैपिंग नहीं था। सेंड्रा ने खुद दोनों कैदियों को भगाने में मदद की है। अब 3 भगोड़े थे। सबसे पहला ध्यान गया जेम्स पर। उसका वायलेंट और सेक्सुअल क्राइम का इतिहास उसे सबसे बड़ा खतरा बनाता था। जांच वेस्ट वर्जीनिया के स्प्रिंगफील्ड तक ले गई, एक अनजान ट्रेलर पार्क। गवाहों ने कहा कि उन्होंने 19 अगस्त को जेम्स को वहां देखा था, लेकिन जब टीम पहुंची वहां से वह गायब था। उसके परिवार के फोन को टैप किए, जानकारी मिली कि वह एक खाली घर में घुस गया है। सर्च टीम पुलिस डॉग के साथ पहुंची। वह दरवाजे के पीछे कुल्हाड़ी के साथ छिपा था, ऑफिसर्स पर हमला करने की तैयारी में था। पुलिस डॉग ने उसे धर दबोचा। जख्मी होने के बाद अस्पताल ले गया, इलाज हुआ और फिर वापस जेल भेज दिया गया। उसकी आजादी सिर्फ 72 घंटे चली। अब पूरा ध्यान बाकी 2 पर था। उन्होंने जेल और खुद के बीच जितना हो सके उतना फासला बना लिया था। उन्हें लगता था कि वहां पहुंचकर वे सुरक्षित रहेंगे, कि अमेरिका उन्हें वापस नहीं ला पाएगा। हमेशा के लिए आजाद खुशहाल जीवन का सपना देख रहे थे। आने वाले दिनों में उन्होंने पुरानी कार बेची, नई खरीदी, सस्ते मोटल, राज्य पार्क, कैफ साइड, यही उनका घर था। इन सब के बीच वे अपने रिश्ते को बनाए रखने की कोशिश करते रहे। धीरे धीरे जांच ठंडी पड़ गई। कोई सॉलिड क्लू नहीं मिला। मामला लगभग बंद मान लिया गया। मगर खुफिया टीम ने फिर से काम शुरू किया। वे बहुत करीब पहुंच गए थे। दोनों को एहसास हो गया कि उन्हें यह जगह छोड़नी होगी। हैमिल्टन वेस्टवर्थ एरिया की पुलिस मौके पर पहुंची। एक लेडी रेड रोज मोटर की कर्मचारी ने उन्हें एक टैक्सी में बैठते हुए देखा था। टैक्सी ड्राइवर ने वह जगह बताई जहां वह दोनों को छोड़ा था। अब तक दोनों ने अपनी सुरक्षा के लिए हथियार भी हासिल कर लिए थे। 18 अक्टूबर सुबह करीब 4 बजे उनकी फरारी का हनीमून खत्म हो गया। जब उन्हें वापस हिरासत में लिया गया तो कोई पछतावा नहीं था। उनका बिहेवियर वैसे ही था, हंसते मजाक करते हुए। भागने की कोशिश के लिए उन्हें एडिशनल सजा दी गई, लेकिन वह सजा भी पूरी नहीं करनी पड़ी। 50% पूरी होने से पहले ही उन्हें रिहा कर दिया गया।